कैसे हो? नाश्ता नहीं करना आज, आवाज नहीं निकल रही है। क्लास में बैठो, जल्दी जल्दी आके बेटा। हमारी स्मार्ट क्लास में देखते हैं उधर जो लाइब्रेरी के ऊपर है ना, उसमें हम क्लास लेंगे, ठीक है? तो पीपीटी में लाऊंगी बना के, तो बहुत इजी हो जाएगा, इस तरीके से लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है। और धीरे धीरे देखो, अभी मैं अंडे सुना है, अंडे धीरे धीरे जब डेवलप होते हैं तो चूजे निकलते हैं, तो तुम क्या हो? अंडे। अभी चूजे भी नहीं निकले हैं, और मैं क्या चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह कल को यहाँ पे खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब ऐसे नहीं, वैसे तो इजीली खड़े हो सकते हो, खड़े होते ही हो मेरे जाने के बाद आ सकते हो। मेरा मोटिव इस क्लास का सिर्फ और सिर्फ यही है, मैंने कुछ बच्चों को अपनी निगाहों में सिलेक्ट किया था और मैं उनके पीछे पड़ी थी। आओ क्लास, क्यों अलीना, श्रेया, ऐश्वर्या, तुलसी और दीपशिखा, मैं तुम सबके पीछे पड़ी थी। क्लास और क्लास रीजन, सबसे पहले एक रीजन होता है कि शायद मैं जौहरी जो होता है ना, जौहरी के पास लोग कई बार सोने की कुछ चीज नहीं जाते हैं, तो जौहरी दूर से ही देखता है, फिर उस आदमी को देखता है, कहते ये तो सोना नहीं है, फिर वो घिसके देखता है, उसका शक यकीन में बदल जाता है कि जो आप मेरे पास लाए हैं वो सोना नहीं है, वो उनको वापस कर देता है। फिर एक और आया इंसान कि ये देखना जरा, तो उसने देखा धूल मिट्टी में था, जौहरी की आंखें खुली, उसने उस आदमी की साइड देखा, घिसा, तो जौहरी का शक यकीन में बदल गया, ये तो 100% शुद्ध सोना है। तो शायद मैं जौहरी हूं और तुम वो मिट्टी से लते पथे, वो छोटे से आभूषण हो कि शायद तुम लोग तो नहीं पहचान पाए, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा पेरेंट्स पहचानते हैं, ठीक है तुम्हें, लेकिन शायद मैं तुम्हें पूरा पहचानती हूँ कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो और तुम कहाँ तक पहुंच सकते हो। बस कोशिश ये है जौहरी के पास आके घिसने की, तपने की और आभूषण में तब्दील होने की। तो ध्यान रखना, मैं इसीलिए तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हूं, उसका एक रीजन है। तुम लोग इस क्लास की इंपॉर्टेंस को समझो, मात्र इसे एक क्लास मत मानो। तुम सोचो तुम्हारी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है। स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हूं? क्यों कॉल करती हूँ दीपशिखा, ऐश्वर्या, श्रेया, क्यों मैसेज करती हूँ तुम्हें साक्षी? रीजन बताओ, कोई रीजन है तो समझो मेरी बात। मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं कह रही हूं, तुम सब एक हीरे की तरह, सोना तो बहुत दूर की बात, तुम सब चमकते हुए डायमंड हो। और डायमंड कहां से निकलता है? कोयले की खदान से। तो याद रखना, इस क्लास की इंपॉर्टेंस को तुम जिस दिन समझ गए, ये तब मैं आपको थोड़ा सा समझ जाओ क्यों पीछे पड़ी है। पढ़ाने को टीचर्स, नंबर ऑफ ऑल इंडिया बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं चाहती हूं कि जो मेरा मोटिव है, जिसकी वजह से मैं आज कभी कभी मैं बहुत निराश हो जाती हूँ। रात भी मैं सोच रही थी, रात हल्का सा मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं सोच रही मैं टिहरी क्यों हूँ, फैमिली से दूर, और मैंने अपना सिविल सर्विसेज की पोस्ट क्यों छोड़ी, मुझे यहाँ टिहरी में क्या मिल रहा है? निराश हो जाती हूँ। जैसे कल एक फिर से हादसा हुआ, फिर मैं निराश हो गई। मैंने कहा मेरे साथ इसलिए सारी प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही है, मैं यहाँ क्यों हूँ? और मैं इतने अच्छे पद पे थी, मैं तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थी, डीएम, मंत्री, मीटिंग्स, ये सब बहुत एंजॉय करती थी मैं अपनी जॉब को। और मैं इस गंदी क्लासरूम को पहले साफ कराया, फिर पीछे पड़ी हूँ स्मार्ट क्लास में जाए। एडमिशन में मैं रोज फोन करती हूँ, बेटा एमए में, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं एमए में एडमिशन ले लो। फिर रात जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैं बड़ा निराश हुई कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। फिर मैंने समझाया, नहीं, एक दिन तेरे को फल मिलेगा। तब जिस मोटिव से तू यहाँ है ना टिहरी में, तो सबको प्रूव करके दिखाना कि मैं इस वजह से टिहरी में थी। जैसे मैं दौड़ दौड़ के 9 बजे आ जाती हूँ, मेरी कॉलेज का टाइम 10 बजे है। फिर तुम्हें पता ही मैं कैसे एडमिशन में इतना टेंशन होती है, कोई साथ नहीं दे रहा है, वहां पे अकेली पड़ गई हूँ। फिर मैंने सोचती हूँ नहीं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। आज ही मैंने एक वीडियो बनाई कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तुम मेरा इन्वेस्टमेंट हो। जब कल तुम निखर के आओगे तब मैं सबको, पूरी टिहरी को प्राउडली बताऊंगी ये कारण था कि मैं टिहरी में थी, ये कारण था जो मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की जॉब छोड़ी है, तब प्राउडली बताऊंगी। लेकिन तुमसे गुजारिश है, तुम मेरी बात को समझो कि मैं तुमसे इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हूं। और हाँ,
एक तुम्हें क्वेश्चन में चेतावनी भी दूंगी, अगर मैं चली गई ना यहाँ से, शायद मेरी तरीके से तुम्हारे कोई पीछे नहीं पड़ेगा, इतना कोई तुम्हें पेन नहीं लेगा। तुम आए क्लास में तो पढ़ा दिया, नहीं आए तो वो ये नहीं कहेंगे बेटा आ जा कॉलेज आने, इतना पेन कोई नहीं लेगा। तो शायद तुम मेरी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा समझ जाओ बेटा, सीरियस हो जाओ सब, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बाकी 2 रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, थोड़ा मेरा माइक खराब हो गया है, आने वाला है, तो वो जो साउंड आ रही है वीडियो में थोड़ी सराउंडिंग आ रही है, मतलब गूंज रही है आवाज, कोशिश करना सुन सको, नहीं तो मैं दोबारा उस पर वीडियो डेवलप कर दूंगी तुम लोगों के लिए। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो 2 वीडियो इससे जुड़ी है, और ये जो टोटल मैं पढ़ा रही हूँ, क्यों मेरे फर्स्ट सेम भी बैठा है, फिफ्थ सेम भी बैठा है, रीजन ये मैं नेट के लिए पढ़ा रही हूँ। मैं देख रही हूँ तुम भविष्य के प्रोफेसर हो, और ये उसका फर्स्ट स्टेप है यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट का एग्जाम कठिन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता कि तुम क्रैक ना कर पाओ। मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम क्रैक कर गए। अब मुझे बहुत जगह से कॉल आती है कि मैम आप अपने नोट्स दे देंगे। हाँ, वास्तव में मेरे साथ होना भी जरूरी है। ललिता, तुम सब जानते हो, ललिता ने नेट भी कर लिया, सेट भी कर लिया, पीएचडी कर लिया मेरे अंडर में, या और भी स्टूडेंट। अभी हाल ही में कंचन का नेट, यही फर्स्ट टाइम टिहरी से सुशील। तुम भविष्य हो किसका? मेरा और मेरे डिपार्टमेंट का। तुम आगे निकल सकते हो, बस तुम्हें डायरेक्ट करने की जरूरत है। उसके लिए तुम्हें इस क्लासरूम तक आना पड़ेगा, जो मैं कह रही हूँ उसे समझना पड़ेगा। जब दूर दूर से लोग समझ के मुझे कॉल कर सकते हो, तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? लोग मुझे, मैं तुम्हें समझ, या तो मेरे अंदर ही कमी है, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, या देखो आज मैं देख रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट में एडमिशन में आते हैं, मैम हम तो जॉब कर रहे हैं। मैंने बेटा कहाँ कर रहे हो? ऊपर न्यू टिहरी में मैडम 4000 में। तो मैं सोचती हूँ या तो इनकी प्रॉब्लम है, या कुछ बच्चों की तो प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी इस 4-5 हजार के लालच में मत पड़ो। जब तुम्हारे हाथ में 1 महीने में 1 लाख रुपए की स्मार्ट सैलरी आएगी, तब जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र करो, थोड़ी देखो मेहनत। अभी मैंने सुबह एक वीडियो बनाई कि निवेश करो, मतलब अगर आज तुम छोटी छोटी अपनी डिपॉजिट करोगे, उसके भविष्य में परिणाम सकारात्मक होंगे, और जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बात मानो, इस क्लास को रेगुलरिटी बनाए रखना। जैसे मैं पेन लेके फटाफट उठना, रात तबियत खराब थी, मैं सुबह उठ नहीं पाई, लेकिन मैंने कोशिश की। तुम्हें मुझे देख के लग रहा है मेरी तबियत खराब थी, और दिन से ज्यादा मुझे लग रहा है आज भी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने अपने आप को फिर उस चीज से बाहर निकाला। सोच भी मत के पेट में दर्द हो रहा है, सोच में बहुत अच्छी। मैंने फिर आज अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं अपनी डीमेरिट्स, मैंने क्या कहा था, अपनी डीमेरिट्स को छुपा दीजिए। मैंने अपनी नेगेटिविटी को, डीमेरिट्स को छुपाया, तो कॉन्फिडेंस आया। अब तुम्हारे सामने क्लास ले रही हूँ, और बहुत अच्छे से, और तुम्हें बता पाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हल्का सा कल का रिविजन करूंगी। हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्र के विकास की। ये आया कहां से? ये कौन सी कंडीशंस थी जिसने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को इंट्रोड्यूस किया? मैंने तुम्हें बताया था, रॉबर्ट वीस्ट्रीट ने अपनी एक किताब लिखी थी 1970 में, द सोशल ऑर्डर। उन्होंने बताया था समाजशास्त्र वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन एक सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, ये हाल ही के कुछ वर्षों में इंट्रोड्यूस हुआ है, हाल ही के कुछ वर्षों में हमारे सामने आया है। अब मैं वो परिस्थितियां बता रही हूं कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र कैसे जन्म हुआ। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपके सिलेबस में भी है, फर्स्ट सेम के भी, फिफ्थ सेम में भी। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पार्ट फर्स्ट ही है। दूसरा, यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट ही है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो 2 वीडियो इससे पहले की जरूर फॉलो करना आप लोग खास तौर पे। तो आज हम बात करेंगे बॉर्बन डायनेस्टी की। मैंने तुम्हें बताया था कल 2 कंडीशन या 2 इवेंट, 2 मेजर इवेंट ऐसे थे तो जो रिस्पॉन्सिबल थे बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के जन्म के लिए 2 घटनाएं इंपॉर्टेंट थी। कौन बताएगा? हाँ, क्लियरली फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, जो कि हुई थी 1789 में।
दूसरी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो हुई थी औद्योगिक क्रांति। ध्यान रखना, समाजशास्त्र के जन्म के लिए दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? कल मैंने तुम्हें थोड़ा बताया था कि उसमें एस्टेट सिस्टम था, एस्टेट ग्रुप थे, सामंत ग्रुप जिसे कहते हैं। ठीक है, अब उस एस्टेट ग्रुप में मैंने जो सेकंड ग्रुप बताए थे वो किनके थे? किंग और क्वीन फैमिलीज के, राजा और उनकी रानी के, और लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों के, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो पूरी जनता का पीपल्स जो होते थे, रूलर थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उस बोर्बन शासन की। यूरोप में, इंग्लैंड में 200 वर्षों तक बोर्बन डायनेस्टी था, बोर्बन राजवंश, इन्होंने शासन किया। ध्यान रखना, थोड़ा सा इस कहानी को ऐसा स्टोरी सुनो कि यूरोप में 200 साल तक बोर्बन डायनेस्टी थी, यानी बोर्बन राजवंश। इसको हिंदी में भी लिखूंगी मैं, बोर्बन राजवंश की जो हमारी यूरोप थी, यूरोप में बोर्बन डायनेस्टी थी। फिर उसमें ध्यान रखना, जो भी राजा बनता था उसको लुइस बोला जाता था, चाहे उसका नाम कुछ भी था, लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 4, ऐसे 200 वर्षों तक लुइस ने शासन किया। जब लुइस 14 का शासनकाल आया, लुइस 14 का जो शासन आया, तो उसमें उनकी जो कंडीशन थी डायनेस्टी की, वो खराब होने शुरू हो गई। रीजन, उनके पास बहुत सारे पैसा कमी पड़ने लगा। जो राजा होते थे या तो युद्ध में ज्यादा खर्च कर देते थे अपने सैनिकों पर, जिससे हमारी पकड़ बनी रहे, लेकिन धीरे धीरे जो उनके जमा पूंजी थी, जो उनके शासन में जो उनकी धन संपत्ति थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो लुइस 14 के बाद लुइस 15 आया। 15 के टाइम में और कंडीशन बुरी हो गई। लुइस 15 के शासनकाल में उन्होंने क्या किया, इधर कई सारे युद्धों में पार्टिसिपेट किया, वॉर्स की। तो वॉर्स की, उन वॉर्स में लुइस 15 हार गए। उनके बहुत सारे रिसोर्सेज उन वॉर्स में चले गए। अब उनकी कंडीशन दयनीय होने लगी। और जब लुइस 16 का शासन आया, तब तो ये जो फ्रांसीसी शासन था वो बिल्कुल अवनति की ओर चला गया, बिल्कुल अप डाउन। तो लुइस 16 के शासनकाल में जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, लुइस 16 की वाइफ, वो थी अंतोनेट, क्वीन अंतोनेट। ये मैंने लिखा है, क्वीन अंतोनेट। ये भी जो थी हालांकि सुंदर थी, क्वीन अंतोनेट, लेकिन ये जो थी बहुत घमंडी थी, बहुत प्राउडी थी। उसे बहुत प्राउड था अपना शासन, जो उनकी डायनेस्टी थी वो डाउनवर्ड जा रही थी, नीचे की ओर जा रही थी। लेकिन क्वीन अंतोनेट जो होती थी, लोगों के बीच वो किस तरीके जाने जाती थी, ये बहुत घमंडी है, बहुत ग्रीडी है, बहुत ज्यादा प्राउडी है। वो लोगों से बहुत ऐसे बात करती थी कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। उनकी एक स्टेटमेंट ने उन्हें आज भी वर्ल्ड फेमस किया है। जब भूखे फ्रांसीसी लोग, फ्रेंच लोग, जो पीपल्स थे, अकाल पड़ा तो वो अपने राजा के पास गए, सब लोग मिलकर, क्वीन और किंग के पास, राजा और रानी के पास। उन्होंने राजा से और रानी से कहा, हमारे पास खाने तक को भी कुछ नहीं बचा है, हम टैक्सेस तो दे ही नहीं पाएंगे, आप टैक्स तो छोड़िए, हमारे पास खाने को आज एक सिंगल दाना भी नहीं है। तो जो ये क्वीन अंतोनेट थी, इसने हंसकर कहा, हाँ, खाना नहीं है, अच्छा अगर तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है, मतलब रोटी नहीं है, तो तुम केक खा लो। तो एक तरह से मजाक हुआ, अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो केक खाओ ना, रोटी छोड़ो। तो उनकी ये लाइन, अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है ना तो तुम केक खा लो, इस लाइन ने क्वीन अंतोनेट की प्रजा को भड़का दिया था। लोग बहुत रुष्ट हो गए, वो बोलने लगे ये कैसा शासन है जो हमारा शोषण कर रहा है। तब लोगों के बीच बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं
डिसअपॉइंटमेंट, बहुत निराश हो गए अपने शासक से, अपनी डायनेस्टी से, अपने किंग से, क्वीन से, क्योंकि ऐसा कहा जाता था जो किंग और क्वीन है वो गॉड ने भेजे हैं, वो भगवान ने भेजे हैं कि अपनी आम जनता की रक्षा करेंगे। तो जो पीपल्स थे वो सोचने लगे ये रक्षा करने की बजाय ये तो हमें डोमिनेट कर रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, ऐसे में तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था कुछ यूरोपियन, हमारे रूसो जिसमें थे, दार्शनिक की बात की थी मैंने, फिलोसफर, उसमें रूसो, लॉक, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज मैं उनकी डिटेल में बात करूंगी इस वीडियो में। देखिए, रूसो ने एक किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में इंट्रोड्यूस हुई हम लोगों के सामने, पब्लिश हुई द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें रूसो जो थे फेमस फिलोसफर थे, रूसो ने कहा कि हर एक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि राजा के शासनकाल में जो कोई राजा या रानी के अगेंस्ट बोलता था तो उनको क्या होता था, सजा दे दी जाती थी, तो कोई साहस नहीं छुटा पाता था। तो देखो, वही सिस्टम था जिसने अगर त्रस्त होके राजा या रानी के खिलाफ आवाज उठाते थे तो राजा और रानी तुरंत उनको सजा का ऐलान कर देते थे। ये दिखाने के लिए आम लोग डरने लगे और वो बोल नहीं पाते थे। तब रूसो आए, रूसो ने आम जनता को समझाया मरना तो तुम्हें एक दिन है ही, तुम भूख से मर जाओगे, इससे अच्छा तुम बोलना सीखो। तब उन्होंने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी, बोलने की स्वतंत्रता, कि हर एक व्यक्ति को बोलने की आजादी होनी चाहिए, इसलिए हम अपनी बात रख सकें। आज हम देखिए, आज हम लोकतंत्र में हैं, इंडियन डेमोक्रेसी का पार्ट है, तो यहाँ हमें बोलने की स्वतंत्रता है। आज जो हम सोशल मीडिया है, देखिए बोलने की एक लिमिट होती है, यदि आप अपने देश के विरुद्ध बोलेंगे तो वो ठीक नहीं माना जाता, उसे देशद्रोह माना जाता है। लेकिन यदि आपको कोई कमी नजर आ रही है, यदि मैं तुमसे कहती थी ये क्लासरूम बहुत गंदा था, एक टाइम ऐसा होता था मन ही नहीं करता था, मैं अंदर मन से बहुत दुखी रहती थी कि इतना बड़ा कॉलेज और ये कूड़े का ढेर बना था, तो बहुत, और ये बोर्ड डंडे पे रखा था, याद है तुम्हें, ये बोर्ड हिलता रहता था, 2 डंडे पे रखा था। तो मैं सोचती थी इतना बड़ा कॉलेज, क्या मेरे सपने थे और क्या कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रयास किया तो ठीक हुआ, धीरे धीरे मे भी ये स्मार्ट क्लास में बदल जाए। ये कब पॉसिबल हुआ? फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने बोला मैम बहुत कंडीशन, मैंने और लिख के दिया, बोलने के साथ साथ मैंने एप्लीकेशन लिखी कि ये कमी है, यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट आती हैं, वो माहौल नहीं है, प्लीज आप इसको चेंज करिए। तो सेम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो 1762 में रूसो ने लिखी थी, तो उन्होंने इसी बात का फेवर किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बोलने की स्वतंत्रता का, क्योंकि लोग जो परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ बोलना, बोलोगे, अपनी बात रखोगे तो और लोग भी अवेयर होंगे। देखिए, और ये फैक्ट है, हाल ही में तुमने देखा होगा पंचायत के इलेक्शन हुए, मैं भी देख रही थी, आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं, संदेश दिए जा रहे हैं, जो हार गए हैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मैं देख रही, मैंने भी वॉच किया काफी लोगों को मैं भी जानती हूँ, तो काफी लोग तो बहुत अच्छे लगा कि जीत गए, अच्छा हुआ, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये सुटेबल कैंडिडेट नहीं जीत पाया, इसको जीतना चाहिए था लेकिन ये जीत नहीं पाया, कुछ ही वोटों से हार गया। ये मैंने नोटिस किया, तो मन में मुझे भी थोड़ा दुख सा, मतलब मेरा किसी से कोई वैसा अटैचमेंट नहीं है, सब मैं वैसे ही जानती हूँ, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है जो खड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर भी होता है, तुम लोग ऑब्जर्वेशन करते हो, बिल्कुल मैं भी करती हूँ, हम देखते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा है, ये आगे जा सकता है, ये हमारी गांव को भी आगे ले जा सकता है, पर हम देखते हैं ऐसा कैंडिडेट जीत गया कि जो मुझे नहीं लगता कि वो भविष्य में काम करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, निराशा हाथ लगती है। जब इलेक्शन होने से पहले कन्वेंसिंग होती है, कन्वेंसिंग मतलब लोगों को बताना कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ये करूंगा, इवन कुछ यूथ भी चुन के आप
21 ईयर्स के मैंने बहुत सारे यूथ देखे हैं जो प्रधान बने हैं, और मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई। मैंने कहा यूथ आएंगे, पूरी अपनी पॉजिटिव एनर्जी लगाएंगे और वो पक्का गांव को आगे लेके जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। मनी मन मैंने उन्हें अप्रिसिएशन दिया, क्योंकि जानती तो नहीं हूँ, लेकिन अप्रिसिएट किया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को समझाना। देखो सुनो मेरी बात, आज शायद मैं कन्विंस कर पाई जिस कारण तुम लोग क्लास में हो। ठीक है, मानोगे ये बात? पर आने वाले थे बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। स्पीच, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ध्यान रखना, आप अपनी बात को यदि रख पाते हैं, तुम भी, यदि तुम्हें लगता है तुम कुछ करने जा रहे हो, पेरेंट्स अनुमति नहीं देंगे, लेकिन यदि तुम्हारा व्यक्तित्व, बात करने का तरीका एक जेन्युइन होगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी कन्विंस होंगे। तो ध्यान रखना, कल भी मैंने तुमसे कहा था कॉन्फिडेंस डेवलप करो। ठीक यही बात रूसो कहते हैं। रूसो ने उस आम जनता से कहा कि तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, बोलो, और हमारी सरकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आए इसी देश में स्पिरिट ऑफ लॉस, ये वोल्टेयर की है। देखो मॉन्टेस्क्यू, ये तो रानी अंतोनियट का था स्टेटमेंट, मुझे गलत कर दिया। ये स्टेटमेंट था रानी अंतोनियट का। एक फिर मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी बहुत अधिकारों के पृथक्करण की बात की। अधिकारी और प्रशासनिक सत्ता, सबके अधिकार अलग अलग होने चाहिए। सुनिए मेरी बात, इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। स्पिरिट ऑफ लॉस क्या है? जैसे अगर हम इस समय बात करें, पंचायत में तुमने सुना था कुछ मामले कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट, जिस कारण ये इलेक्शन डिले हुए, सुना था। जब हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, तो हम कहां जाते हैं? न्यायालय की शरण। ठीक है, इवन कोई पुलिस वाला मिसबिहेव कर रहा है या कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो तुम उसके उच्च अधिकारी से शिकायत करोगे। जब तुम्हें लग रहा है कि ये भी नहीं सुन रहा है, तो तुम कहां जाओगे? कोर्ट। लेकिन इससे पहले जो मैं बता रही हूं, मॉन्टेस्क्यू ने बात की, पहले न्यायालय राजा के पास था, प्रशासनिक सत्ता राजा के पास थी, विधायी सत्ता राजा के पास थी, तो आप तो राजा के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकते। तब मॉन्टेस्क्यू ने कहा था आप इन तीनों चीजों को अलग करिए। आज हमारी डेमोक्रेसी है, आज हमारा लोकतंत्र है, यहाँ पर हमारा जो प्रशासक है वो अलग है, जो आईएएस होते हैं। विधायी सत्ता हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, और हमारी न्यायिक सत्ता हमारा कोर्ट है। हम अपने मंत्री या जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ भी लोग कोर्ट जाते हैं, क्योंकि आपको राइट है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम ही लोग शासन करते हैं, हम ही लोगों के बीच से लोग चुन के जाते हैं। लेकिन जो ये मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र जिसे कहते हैं, इसमें सब कुछ राजा के पास था। न्याय भी निर्णय राजा लेता था। अच्छा, इस व्यक्ति ने बोला है तो उसको सूली पे टांग दो। तो सब चीज यदि अधिकारों के पृथक्करण के, कब 10 बज जाते हैं पता नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम एकदम खिसक जाता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है? ठीक है, फिर हम वोल्टेयर की बात करते हैं। टॉलरेंस के एक साथ रिलीजियस टॉलरेंस। वोल्टेयर थे, वोल्टेयर भी फिलोसोफर थे। वोल्टेयर ने बात की रिलीजियस टॉलरेंस की, सहिष्णुता की। ठीक है, कि सभी लोग एक जैसे हैं। क्यों समाज में कुछ के, मैंने कल क्या कहा था, टैक्सेस इतने हाई थे, जो हमारा जो ये स्टेट सिस्टम था, स्टेट ग्रुप थे, सामंतवादी समूह, राजा क्या करते थे, आम जनता के ऊपर टैक्सेस लगा देते थे, और वो टैक्सेस नमक तक बने रहता था। छोटी छोटी चीजों पर आम आदमी को टैक्स देना पड़ता था, तो वो बहुत त्रस्त हो जाते थे। और इसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया था, फर्स्ट स्टेट ग्रुप किसका था? प्रीस्ट। ठीक है, और पादरी, जो चर्च के पादरी होते थे, जिन्हें हम फादर वगैरह बोलते हैं, वो भी इन टैक्सेस से रिबेट उनको मिला रहता था। वो भी टैक्सेस पे नहीं करते थे, क्योंकि वो राजा को रूल्स एंड रेगुलेशन बताते थे और बताते थे हमें भी गॉड ने भेजा है। तो ऐसे में क्या होता था, पिसता कौन था चक्की में? जो कॉमन पीपल्स है, आम जनता, वो पिसती थी। तो वोल्टेयर ने क्या बात की? वोल्टेयर ने बात की रिलीजियस टॉलरेंस की।
सहिष्णुता की, कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो। वोल्टेयर ने कहा ये जो हमें सिस्टम नजर आ रहा है, ये हमारी जो डायनेस्टी है वो, तो वोल्टेयर ने बात की थी रिलीजियस टॉलरेंस की, सहिष्णुता की, कि सहिष्णुता होनी चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, सब एक है, टैक्सेस हो या तो सब पे हो या फिर किसी पे ना। उन्होंने इसका फेवर किया था। साथ ही साथ यदि हम रूसों की बात करें, रूसों ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था किसी भी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए। पहले जो ये मोनार्की सिस्टम था, इस मोनार्की सिस्टम में जैसे लुइस 14 थे, तो इसका बेटा लुइस 15 बनेगा, लुइस 15 का बेटा लुइस 16 बनेगा।